वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा? अपना जो क्लास का लास्ट टॉपिक चल रहा था, आज अपना जो लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले लेक्चर 1 जो मैंने आपको दिया था वो दिया था आपको अनिश्चित समाकलन के बारे में। तो उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। उसके 2 टाइप्स मेनली अपन ने डिस्कशन किए थे। फर्स्ट जो मेनली टाइप्स था वो तो आपका था कि मानक सूत्रों द्वारा अपन ने अनिश्चित समाकलन को कैसे कंप्लीट किया था, और दूसरा उसमें था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपन ने कुछ समाकलन के क्वेश्चंस भी लिए थे और कुछ रूल्स भी बनाए थे। उनके थ्रू आउट अपन ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। उसमें मैंने आपको जनरली 1-2 ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज उन्हीं ट्रिक्स को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको वहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया था, उस नोट में आप कंप्लीटली मेरे साथ राइट करना। ओके, फर्स्ट नोट्स, I for integration, then integration sine whole power m theta multiply cos whole power n theta reference of d theta। इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इनके लिए मैं आपको एक स्पेशल वे बता रहा हूँ, जिसको मैं मेरी लैंग्वेज में बेटा ब्रह्मास्त्र भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप इनको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजी गोइंग आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, चाहे आपके पास में डिफेंस की कोई भी गाइड लेके आ जाइए, कोई भी डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, या किसी भी थ्रू आउट आप 3-4 साल से जो डिफेंस के पेपर हैं उनको देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा। ओके, इसके लिए मैं आपको स्पेशल नोट बता रहा हूँ। यदि अपने पास में क्वेश्चन है साइन होल पावर m थीटा प्लस कोस होल पावर n थीटा रेफरेंस ऑफ d थीटा, कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आपको डी थीटा के रेफरेंस में समाकलन करना है। बेटा इसके लिए स्पेशल नोट में सबसे पहले मेरे पास में पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं। यदि आपके पास में m, यहां पे जो दी हुई पावर है ये विषम है, एक ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? विषम नंबर है या ऑड नंबर है, देन आप cos थीटा को हमेशा t से रिप्लेसमेंट करना। किससे रिप्लेसमेंट करोगे? टी से। किससे विस्थापित करोगे बेटा? टी से। और ये टी मेथड मैंने आपको कहाँ क्लियर किया था? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्लियर किया था, जिसमें मैंने वहाँ पर आपको कैपिटल टी को किस में चेंज किया था बेटा? स्मॉल टी में। तो यदि सबसे पहले साइन की पावर जो आपके पास में ऊपर लगी हुई है वो यदि एक विषम संख्या, it's completely a odd number, then cos is completely replaced by small t by substitution method। Second, यदि आपके पास में स्मॉल n यहाँ पे एक विषम संख्या दी गई है, that means it is a odd number, then now in this condition sin theta completely रिप्लेस बाय स्मॉल टी नंबर। ओके, आपको प्रतिस्थापन विधि से साइन थीटा को टी एज्यूम करके विस्थापित कर देना है, रिमेनिंग जो होगा उसका समाकलन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सी, यदि आपके पास में m और n दोनों कौन से नंबर आ जाए बेटा? विषम हो तो अब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर और इसी की हाईएस्ट पावर दोनों यदि विषम संख्या हैं, तो इस स्थिति में आप अपनी चॉइस पे डिपेंड हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, दैट मीन्स साइन थीटा एज्यूम टी एंड कॉस थीटा एज्यूम टी। उस कंडीशन में आपको डिपेंड है कि आप साइन थीटा को रिप्लेस कर रहे हो या कॉस थीटा से रिप्लेस करो। किसी एक फंक्शन को आप रिप्लेस कर देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स आप या तो साइन थीटा को एज्यूम कर सकते हो टी, या फिर कॉस थीटा को क्या एज्यूम कर सकते हो बेटा? टी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल डी। यदि आपके पास में m और n सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो बेटा? सम संख्या हो। इफ m and n आर इवन नंबर्स, देन इस कंडीशन में आपको क्या करना है? जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या त्रिकोणमिति फलन दिया गया है उसके किसी एक फलन को आप दूसरे फलन में क्या कर देंगे? चेंज। क्या कर देंगे बेटा? चेंज। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा है, साइन थीटा करना चाहो तो साइन थीटा को कर लेना, कॉस थीटा को चाहो तो कॉस थीटा को कर लेना। आपको रूपांतरित करना है, चेंज करना है।
क्या करना है बेटा, रूपांतरित करना है या चेंज करना है। कैसे करना है, साइन थीटा को चेंज कर देना कॉस थीटा में, यदि कॉस थीटा को चेंज करना चाहो तो किस में कर देना, साइन थीटा में। बट बेटा एक चीज का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना, यदि साइन थीटा को चेंज करने जा रहे हो तो कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है, और कॉस थीटा को चेंज करने जा रहे हो तो साइन थीटा को चेंज नहीं करना है। मैं वापस मेरे स्पेशल 4 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूं। यदि इस कंडीशन का आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर्स को रीड करेंगे। यदि इनके ऊपर जितनी भी पावर मेंशन है इसमें आपको m जो होगा वो विषम नंबर है, दैट मींस m इज ऑड नंबर, देन कंप्लीटली cos थीटा रिप्लेस बाय t फॉर्म। आपको प्रतिस्थापन विधि से cos थीटा को किस में लेके जाना है, t में लेके जाना है। सेकंड, यदि n यहाँ पे विषम नंबर है तो यहाँ पे sin थीटा को अल्टरनेट लेके जाना है। इसको याद रखने का पैटर्न भी यहाँ से निकलता है बेटा कि जहाँ पे पावर विषम है उसके आगे वाले नंबर को किस में लेके चले जाओ, t में लेके जाओ। ये भी वैसे ही है, यहाँ पे पावर विषम थी, यहाँ पे पावर विषम थी तो अपन इस वाले नंबर को किस में लेके गए बेटा, साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। यदि दोनों विषम है तो सेल्फ डिपेंडेंट हो आप साइन थीटा को चेंज कर सकते हो या फिर कॉस थीटा को चेंज कर सकते हो। बट यदि दोनों सम संख्या आ जाए तो आपको साइन थीटा को कॉस में लेके जाना है बेटा, प्रतिस्थापित नहीं करना है। प्रतिस्थापित तो इसके बाद में होगा, या फिर आप साइन थीटा को रूपांतरित नहीं करो तो कॉस थीटा को आपको रूपांतरित करना है। ये 4 स्पेशल पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, यहीं पे देखना, अभी मेंशन है बोर्ड पे बेटा, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I फॉर इंटीग्रेशन देन साइन क्यूब थीटा देन cos स्क्वायर थीटा रेफरेंस ऑफ डी थीटा। I फॉर इंटीग्रेशन देन इज इक्वल्स टू साइन इंटीग्रेशन साइन होल पावर 3 थीटा देन मल्टीप्लाई ऑफ cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यदि फर्स्ट पॉइंट को आप नोट करोगे या देखने जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी अप्लाई हो रही है, 3। दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है बेटा, ऑड नंबर पे पावर चल रही है, और ये कौन सा चल रहा है, इवन। इस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, cos थीटा को किससे रिप्लेस कर देना बेटा, साइन थीटा से रिप्लेस कर देना। मैं वही वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल्स टू टी देन माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। आपने कौन सी विधि को यूज किया यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि को यूज किया, ठीक है। अब माइनस साइन फॉर्म देन डी थीटा फॉर्म, ये किस में रिप्लेस हो जाएगा बेटा, डी टी में, बट माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये माइनस साइन आप कहाँ यूज करोगे बेटा, माइनस फॉर्म डी टी में। सो आई इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा, एक साइन यहाँ से निकल जाएगा, एक डी थीटा यहाँ से निकल जाएगा माइनस, तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा बेटा, डी टी। रिमेनिंग मेरे पास में कितने साइन रहेंगे, 2 साइन यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर। अब बेटा मेरा लिखने का पैटर्न थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज एक चर यहाँ पे कितना चल रहा है, थीटा, और एक चल यहाँ पे क्या चल रहा है, टी। और मैंने फर्स्ट थ्योरम में आपको बताया था ये जो रेफरेंस होता है ना, इसके सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका जो वेरिएबल होता है या चर होता है उसी में आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कंप्लीट फॉर्म चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर देन टी स्क्वायर रेफरेंस ऑफ डी टी। सो आई इज इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई किया मैंने, टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी होल पावर 4 देन डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप इजी वे में कर सकते हो। फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस इन आउटसाइड फॉर्म सेम एज इट इज फॉर्म, देन इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का जो समाकलन होगा टी क्यूब होल पावर 3 माइनस टी होल पावर 5 देन कंप्लीटली डिवाइडेड 5 एंड देन प्लस कितना होगा, सी। नाउ टी रिप्लेस बाय cos थीटा फॉर्म। आपको इस टी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा बेटा, cos थीटा फॉर्म से, क्योंकि क्वेश्चन किस में था आपके पास, थीटा फॉर्म में था, तो आंसर भी बेटा किस में मैच होना चाहिए, थीटा फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट को अपन ने यहाँ पे यूज करा, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर को चेक किया तो बिल्कुल करेक्ट भी हुआ और इजी गोइंग आपका आंसर भी क्या हो गया बेटा, फाइंड आउट हो गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको जो फॉर्म्स यूज करनी है 4 फॉर्म्स, वो आपको इस पैटर्न के लिए ही यूज करनी है, कभी और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनके लिए यूज नहीं करना है। यदि यहाँ पे कोई और फॉर्म आपके पास में यूज है, जैसे टेन थीटा आ जाए, सेक थीटा आ जाए और कोसेक थीटा आ जाए, तो बेसिकली आपको उन फंक्शंस को किस में चेंज करके लेके आना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। पॉइंट्स आपके पास में ये 4 नोट हैं।
सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, यदि यहाँ विषम आ जाए तो भी बेटा यही प्रोसेस रहेगा। उसका एग्जाम्पल आपको डीपीपी में, जो अब मेरी क्लास के बाद में डीपीपी मिलेगी उसके बाद में मिल जाएगा। यदि मेरे पास में नेक्स्ट है कि यहाँ पे दोनों पावर ही क्या हो जाए बेटा, विषम, तब आप अपने सेल्फ डिपेंडेड हो। आप साइन थीटा को रिप्लेस करना चाहो तो इसको कर दीजिए, कॉस थीटा को रिप्लेस करना चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस थर्ड पैटर्न का मैं आपको एक एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ। बेटा कॉपी पेन मेरे साथ रखना, मेरी फर्स्ट कंडीशन यही है, यदि क्लास को आप ले रहे हो यहाँ पे कॉपी पेन साथ में रखिए और साथ साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि बेटा ये वीडियो तो आपको 10 साल 5 साल 2 दिन बाद में सब जगह सेव रहेगा, लेकिन साथ साथ में करते जाओगे तो आपका एक तो बेसिक क्लियर होगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है या सर ने इसका इंटीग्रेशन कैसे किया और मेरा इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, वो मैच कर लोगे। तो साथ साथ में जो माइनर मिस्टेक होती है बेटा 11th सब पढ़ के आएंगे, 12th सबके पढ़ के, सारे बच्चे अच्छे से क्लियर करके आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको परसेंटेज लाने होते हैं। बट एग्जाम में कौन क्वालिफाई करता है कौन नहीं क्वालिफाई करता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उससे एक चीज सामने निकल के आती है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा गलत नहीं होता, आपकी जो माइनर मिस्टेक है उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। जब आप पेपर देने आओ, पेपर दे के वापस आओगे, यदि मैं या कोई आपके गार्जियंस या बड़े भाई बहन आपसे पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, मोस्टली बच्चों का आंसर यही रहता है कि पेपर क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अपना रिजल्ट यदि देखते ना वैसा नहीं आ पाता है। तो मैंने इसका जो रीजन निकाला इसके पीछे, वो बेसिकली एक ही रीजन होता है कि आप माइनर मिस्टेक करके आते हो। इवन मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट आपका फिजिक्स, नॉट इंग्लिश एंड जीके रीजनिंग, वो आप सेल्फ डिपेंडेड हो या आपके टीचर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने मैथ्स के बारे में देखा है, बहुत माइनर मिस्टेक करके आओगे और वहां पे ऑप्शन, एग्जाम में क्या होता है बेटा, जो ऑप्शंस होते हैं वो इस पैटर्न का भी मिलेगा, इस माइनस को अपन यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, या इस माइनस को मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई और की कर दूं और यहाँ पे यूज करके आपको ड्रॉ कर सकता हूँ या दे सकता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना उनका मकसद होता है कि बच्चे की ये भी आंसर आ जाए, माइनस यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बच्चा फटाफट कौन से पे क्विक करता है आंसर के लिए। तो बेटा बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे कॉपी पेन साथ में रखिए, अपना पर्टिकुलर एक नोटबुक रखिए और उसके बाद में अपने पेन के साथ में टोटल यहाँ पे राइट करते जाइए। जो भी आपकी क्वेरी है उस पे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपके कोई डाउट है, आप यहाँ पे अपने पेन से स्टार लगा दो अपने नोटबुक में, और जैसे मेरी क्लास कंप्लीट होती है तो आपके पास में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप वापस मैसेज करो कि सर एक क्वेश्चन वापस रिपीट करना, आप कॉल कर सकते हो। ये जीवीसीसी का जो बेटा आपका सीकर में मेन ब्रांच ऑफिस है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपना टोटल सॉल्यूशन ले सकते हो। क्लियर? मैं मेरे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। अब जो अपने पास में थर्ड पॉइंट है उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा बेटा, जो थर्ड पॉइंट है उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा उसमें दोनों पावर आपके पास में क्या मिलेंगी बेटा, विषम। सो आई फॉर इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन साइन, साइन विषम पावर लेनी है बेटा मैंने, क्यूब थीटा, देन कॉस क्यूब थीटा, रेफरेंस ऑफ डी थीटा। ये मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 3 है और इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 3 है। दोनों कौन सी संख्या आ गई बेटा जी, विषम संख्या आ गई। दैट्स ऑल। क्या करना है, सेल्फ डिपेंडेंट है। मैं इसको साइन थीटा पे रिप्लेस करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, सो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। हियर वी यूज ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज या उपयोग में लिया है। ओके, उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल कितना था, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू, एक साइन थीटा को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया बेटा, तो ये एक साइन थीटा और डी थीटा, इसका रेफरेंस कितना हो गया अपने पास में, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन कितने रिमेनिंग रहे, 2, तो मैंने इसको एज इट इज राइट कर दिया। एक कॉस यहाँ से निकल जाएगा, एक कॉस यहाँ से निकल जाएगा। यदि मैं होल पावर इस पे वापस सेट करना चाहूँ तो मैं 3 भी एज्यूम कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि आपने इसको कितना एज्यूम किया था, टी। और यदि मैं टी फॉर्म में भी सेट करना चाहूँ तो मैं एक स्टेप को यहाँ से और कम कर सकता हूँ और यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट हो सकता है, ये टी क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटा डिफेंस के एग्जाम में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, जितना स्टेप्स को आप माइंड में सोल्व करना सीखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके लिए टाइम ज्यादा आपको यूज मिल जाएगा। बट वो कब कंडीशन में होगा, जब आप यहां से कुछ स्टेप्स को माइंड में सोल्व करोगे। तो ये तो कितना हो गया बेटा, टी क्यूब में चला जाएगा, एक कॉस यहां से निकल गया है वो डी टी में चला गया है। कितने कॉस रहे बेटा, 2। उन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। यस और नो? तो आपका कितना हो गया, टी क्यूब, देन मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर रेफरेंस ऑफ डी टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t
टी क्यूब डी टी माइनस टी क्यूब एंड t2 is always equals to t raised to 5 then reference of dt. Now the complete integration of this function then t4 divided by 4 minus t6 divided by 6 then plus c. ये आपका t फॉर्मेट में आंसर है, जिसको लास्ट में आपको कौन से फॉर्मेट में चेंज करना है बेटा? थीटा फॉर्म में चेंज करना है. इज इट क्लियर? मेरा थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया. मैं नेक्स्ट 4 पॉइंट की बात करूंगा बेटा. इन थर्ड पॉइंट में जो अपन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वो फोर्थ में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहली स्टेप में नहीं करेंगे बेटा. देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यदि m और n यहाँ पे सम संख्या हो, मतलब इनके ऊपर जितनी भी पावर मेंशन है वो एक इवन नंबर है या सम संख्या है, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा को पहले कॉस में चेंज कर दो. कैसे? जैसे मान लो सपोज दैट पावर इवन आ जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको पहले ही चेंज कर लो आप. क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे आपको चेंज करना है. तो या तो आप इसको चेंज कर दीजिए या आप इसको चेंज कर दीजिए. देन आफ्टर, उसके बाद में आपने जो चेंज कर दिया है उसके बाद में आप ये प्रतिस्थापन विधि और ये 3 एप्लीकेशन से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इसके क्वेश्चंस बेटा मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए डीपीपी में, वो देख लेना, कंप्लीट सॉल्व कर लोगे आप. बहुत इजी प्रोसेस है. ध्यान रखना पहली स्टेप में यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन नहीं लगाना पड़ेगा. पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, एक किसी फंक्शन को चेंज कर लो, साइन को चेंज कर लो या फिर कॉस को चेंज कर लो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये स्पेशल नोट्स में चल रहा हूँ बेटा. नेक्स्ट भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने जा रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट अपने पास में रहेगा कि कुछ क्वेश्चन साइन और कॉस के एक अलग अलग फॉर्मेट में रहते हैं और फ्रैक्शंस में रहते हैं. फ्रैक्शन का मतलब कुछ भिन्नों में भी रहते हैं बेटा. भिन्न क्या होता है? जिसमें एक अंश भी होता है और एक क्या होता है, हर. फ्रैक्शन इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मेरा जो नेक्स्ट नोट का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, उसके लिए आप स्पेशल देख लीजिए. मैं कुछ आपको फॉर्म्स बता रहा हूं पहले, और इन फॉर्म्स को यदि आप एग्जाम में कहीं देखो तो आपका क्विक जो आंसर है वो कैसे पिक करोगे, इसके लिए देखना बेटा. सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन dx is equals to a plus b sin square x. Next, I is equals to dx a plus b cos square x. Next, I is equals to integration sin dx a sin x plus b cos x then whole square. Now next my identity dx divided by a plus b sin x plus c cos x whole square. ये मेरे पास में 4 फॉर्म्स हैं बेटा. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चन का यदि पैटर्न आपको मिल जाए तो अभी अपन ये डिस्कस करेंगे कि इनको कौन से इजी से इजी मेथड से आपको सॉल्व करना है. ओके, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में है i फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साइन देन इंटीग्रेशन साइन dx इज इक्वल्स टू a प्लस बी साइन स्क्वायर x. यदि ऐसा क्वेश्चन है तो बेटा मैं अभी आपको ऑनलाइन ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में कोई ऐसा हो तो मुझे बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. मैं जब मेरी क्लास ऑफ होगी उसके बाद में चेक कर लूंगा. लेकिन ऐसा कोई माइंड में आपके प्रोसेस नहीं है क्योंकि 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपके पास में थे ही नहीं बेटा, तो आप कहां से बताओगे. ठीक है, तो इसके पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मैं इसी का आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं. 1 फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म एंड 4th फॉर्म, इनके लिए आपको यूज करना क्या है, cos स्क्वायर एक्स. एक टर्म होता है बेटा cos स्क्वायर एक्स, इससे आपको 1 टाइम तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 1 टाइम क्या करना है, डिवाइड. ये मेरा स्पेशल इसमें ट्रिक फॉर्म चलता है. क्या करना है आपको, cos स्क्वायर से आपको 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 1 टाइम क्या करना है, डिवाइड. अब मेरा क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स से ही अपन ने क्यों किया बेटा, इसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स यदि चेंज होता है ना बेटा तो वो कौन सी फॉर्म में जा सकता है, sec स्क्वायर फॉर्म में जा सकता है. और cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स का यदि आप डिवाइडेशन प्रोसेस यूज करते हो, भाग दे देते हो, तो ये किस में बदल जाता है, tan x की फॉर्म में बदल जाता है. और एक सिंपल सी ट्रिक मेरी पहले से दी गई है, यदि tan x कहीं मिल जाए तो डायरेक्ट आप tan x को प्रतिस्थापन विधि से रिप्लेस करके sec स्क्वायर x फॉर्म को जो आपको फाइंड आउट होता है उसको आप dt में चेंज कर लोगे, तो क्वेश्चन 2 स्टेप में सोल्व हो जाएगा बेटा आपका. मैं वापस रिपीट करता हूँ, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म और 4th फॉर्म. यदि ऐसे कोई भी एग्जाम में आपको पैटर्न्स में क्वेश्चन मिल जाए,
एक थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं बेटा इस पैटर्न में। इस dx के मल्टीप्लाई में यदि आपको पता है कुछ भी नहीं है तो कितना हो सकता है 1, तो इसके अंश में कोई मैथमेटिकल नंबर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कोई संख्यात्मक मान भी मिल सकता है। यदि आपको याद कर, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, कोई ट्रिक्स दे देते हैं, उनको एज इट इज याद कर लेते हैं कि सर आपने तो ऐसे बताया था लेकिन ऐसा तो एग्जाम में मिला ही नहीं था, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में 10 भी था, 15 भी था, या कोई नेगेटिव नंबर था। तो यहाँ पे अंश में कोई भी संख्यात्मक, कोई भी मैथमेटिकल नंबर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इनके साथ में अंश में साइन एक्स कॉस एक्स की कोई फॉर्म नहीं मिलेगी। यदि मिलेगी तो उसका कोई मैं नेक्स्ट पैटर्न आपको सॉल्यूशन के लिए बताऊंगा। ओके, तो इन 4 फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर से 1 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है और कॉस स्क्वायर्स को आपको सेकंड टाइम क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। यदि ये प्रोसेस करोगे तो क्वेश्चन आपका 10x में चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर x की फॉर्म में हो जाएगा। वहां पे डायरेक्ट और इजी गोइंग आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि लग जाती है, जिससे आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। ओके, अब इन्हीं 4 पैटर्न्स में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन I फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर x। ये तो मैंने इस फॉर्म को यूज कर लिया। यदि मैं a और b को यहां से हटाना चाह रहा हूं तो a और b क्या होती है बेटा, एक अचर संख्या होती है। तो मैं यहां पे 10 और यहां पे 6 भी ले सकता हूं, या कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, या कोई नंबर प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। 6 मैंने नहीं लिया तो 1 हो जाएगा प्रेजेंट, 10 मैंने नहीं लिया तो 0 हो जाएगा। प्रेजेंट हो भी सकता है और बेटा नहीं भी हो सकता है। अब मैंने इसके लिए स्पेशल नोट में क्या बताया आपको, कॉस स्क्वायर एक्स से आपको एक बार मल्टीप्लाई करना और सेकंड आफ्टर आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। ओके, तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स से 1 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई, और सेकंड टाइम आपको क्या करना है, डिवाइड। ओके, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन dx, देन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हो गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है आपको, डिवाइड भी करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड भी करना है। यदि मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से रिमूव करूँ तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। मतलब आप जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो वो आप माइंड में भी कर सकते हो, जरूर नहीं है आपको स्पेशल नोट बताना है। बेटा मेरी तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, क्लास थी, तो मैं आपको जरूर क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लेकिन कुछ स्टेप्स को आप माइंडली सोल्व करो। कि जैसे मैंने इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। बिल्कुल हो जाएगा ना। तो मैं इस फॉर्म को डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ, sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपने डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स से तो कितना हो जाएगा, 10 sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर एक्स। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आपने cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई भी किया है और cos स्क्वायर एक्स से क्या किया है, डिवाइड भी किया है। देखते जाओ, इसको मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, sec स्क्वायर एक्स बन गया। इसको मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, tan स्क्वायर एक्स में जो cos स्क्वायर एक्स था अपर साइड में कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन। अब कुछ स्टेप्स को मैं फिर माइंड में सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे tan x को आप t एज्यूम करोगे तो बेटा sec स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। लेट फर्स्ट tan x इज इक्वल्स टू t। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, dt। सो कंप्लीट किस फॉर्म में चला जाएगा, ये dt। यहाँ पे कितना हो गया, 10। sec स्क्वायर एक्स का tan x में फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। यस और नो? क्लियर हो गया बेटा? नाउ I इज इक्वल्स टू dt। मैं इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई ले लेता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर और 10t स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 16t स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, 10। ये फॉर्मेट आपके पास में बन गया। इस फॉर्मेट का आपको सॉल्यूशन करना है। थोड़ा सा आपको याद हुआ होगा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा कि यहाँ पे एक द्विघात व्यंजक चल रहा है, इसका पूर्ण वर्ग बना के क्या करते हैं बेटा, अपन समाकलन करते हैं। ओके, तो ये तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। मेरे को कुछ स्टेप्स बतानी थी कि ऐसा कहीं फॉर्मेट मिल जाए तो आपको बेटा इन फॉर्मेट में एक ही चीज की ध्यान रखनी है, cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना
करना है और cos स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड। इनको कंप्लीट करोगे तो आपके पास में वापस एक भिन्न मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा, जिनका समाकलन करने के लिए आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको आज ही की क्लास में कुछ बता देता हूं। ओके, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताता हूं। इसको यदि मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स। ये तो रहने देना बेटा, इस sec स्क्वायर एक्स को किस में लेके चले जाना, tan स्क्वायर एक्स में, वहाँ से t एज्यूम करके निकल जाएगा। फिर मेरे पास में ये क्वेश्चन आ जाता है, आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, देन आफ्टर आप एज्यूम कर लो, इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, देन आफ्टर आप ये एज्यूम कर लो। तो ये 4 फॉर्म्स यदि आपके पास में, तो डायरेक्ट आपको क्विक का क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म से क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है और cos स्क्वायर एक्स से क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है। इज इट क्लियर? ये मेरे पास में अभी तक जो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे उनमें जो स्पेशल ट्रिक्स थी बेटा उनको क्लियर कर दिया है। अब मेरा जो थर्ड पैटर्न चलेगा, देखो समाकलन अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा अनिश्चित, इंडेफिनेट समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। और इस इंडेफिनेट समाकलन में मेरी 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली विधि मेरी थी वो थी बेटा मानक सूत्र द्वारा समाकलन, और दूसरी मेरी विधि चल रही थी प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज मेरी तीसरी और बड़ी विधि चलेगी जहां से समाकलन का लगभग 40 से 50% के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन करने जाएंगे और उस टॉपिक का जो नाम रहेगा आपके पास में, टॉपिक नेम रहेगा वो रहेगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है बेटा, मैं इसको मेरे वे में भी लिख सकता हूं। मेरे पास में तीसरा मेथड चलेगा परिमेय बीजीय फलनों का आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। क्या करोगे यहां पे, परिमेय होंगे आपके पास में या बीजीय फलन होंगे, उनको कौन सी विधि से आपको समाकलन करना है जी, आंशिक भिन्नों का समाकलन करना है। कुछ मेरे बेसिक क्वेश्चन बेटा आपसे रहेंगे आज। ठीक है, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाएं पूछता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिमेय क्या होता है, फिर उसके बाद में पता होना चाहिए बीजीय क्या होता है, उसके बाद में पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है, उसके बाद में पता होना चाहिए आंशिक भिन्न क्या होती है। इतनी डेफिनेशन तो बेटा पता होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये डिफेंस के एग्जाम में थोड़ी ना आती है, बेटा आती नहीं है, लेकिन जब आपको ये एग्जाम में ये चीज़ें पता होंगी तो आपको जो प्रोसेस होगा या फॉर्मूला होगा वो जल्दी याद रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए परिमेय या रैशनल क्या होता है। ओके, परिमेय क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। परिमेय को मैं एक सेकंड वर्ड में लिख सकता हूँ परिमित। क्या लिख सकता हूँ, परिमित। डेफिनिट, इसका इंग्लिश नोटेशन होता है डेफिनिट। परिमित या परिमेय एक ही बात है बेटा। अब इसका इंग्लिश वर्ड होता है डेफिनिट। नाम से पता चल रहा है कि किसी भी कोई भी अपने पास में संख्यात्मक मान है, यदि पूरा का पूरा संख्यात्मक मान का अपने को पता चल जाए या उसकी कंप्लीट वैल्यू अपने को मिल जाए तो वो क्या होता है, परिमित होता है। मेरा इसका दूसरा नाम भी चलता है बेटा निश्चित। क्या चलता है, निश्चित। मतलब आपने किसी संख्याओं को सोल्व किया और एक निश्चित मान मिल गया तो उसको आप कौन सी संख्याएं बोलते हो, परिमित, या कौन सी संख्याएं बोल सकते हो, परिमेय संख्या। अब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिख सकती हैं और Q को अपन किसके इक्वल नहीं लेते बेटा, 0 के इक्वल। बात वही निकल के आती है, इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लूँ और इसको मैं थोड़ा सा हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लूँ मेरे अकॉर्डिंग। क्यों बेटा, इसको याद रखोगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और इस वर्ड को याद रख लोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि संख्यात्मक मान आएगा वो निश्चित आएगा, अनिश्चित नहीं आएगा। समझ में आया? अब एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं यहाँ पे कि Q का वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं लेते, क्योंकि किसी भी नंबर को, कुछ स्पेशल नोट्स है बेटा मेरे, किसी भी संख्या को 0 से आप डिवाइड कर देते हो तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। 0 को आप 0 से डिवाइड कर देते हो तो भी कितना आता है, इनफाइनाइट। 0 को आप किसी संख्या से डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है बेटा, आपका 0 आता है। ओके, अब मैंने किसी संख्या में 0 से भाग लगा दिया, आंसर क्या आ गया, अनंत आ गया। निश्चित मान आया क्या, अनंत को क्या बोलते हो आप, इंडेफिनिट वैल्यू।
या अनिश्चित मान। तो मान ही निश्चित नहीं आ रहा तो मैं इस चीज़ को क्यों लूँगा, यहाँ पे क्यों अप्लाई करूँगा। तो मैंने पहले इस नंबर को हटा दिया, तो बचे खुचे मेरे पास में जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं वो कौन सी संख्याएं होंगी बेटा, निश्चित संख्याएं होंगी। तो पहले परिमेय का मतलब क्या हुआ, परिमित मान होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, निश्चित मान होना चाहिए। थोड़ा आगे चलता हूँ। बीजीय फलन क्या होते हैं, बीजीय फलन क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है, वो कौन सा फलन होता है, बीजीय फलन होता है। फिर मेरे पास में आती है भिन्न, बताइए क्या होता है। तो आपने कभी किसी क्लास में पढ़ा होगा भिन्न क्या होती है। मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से क्या होती है बेटा भिन्न, अंश और हर। जिस संख्या में अंश भी मिल जाए और हर भी मिल जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर इतना लंबा अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये समाकलन में कहाँ काम में आएगा। देखो इनसे ट्रिक निकालूंगा बेटा मैं। तो भिन्न की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंश और हर। अब अपने पास में भिन्न भी दो प्रकार की होती है जी। एक तो कौन सी होती है, उचित भिन्न, और एक कौन सी होती है अपने पास में, अनुचित भिन्न। एक कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न, और एक कौन सी भिन्न होती है बेटा, अनुचित भिन्न। बहुत बेसिकली बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब उचित भिन्न की और अनुचित भिन्न की परिभाषाएं क्या होती हैं। पूछोगे सर सारा नॉलेज लेके आज ही लोगे क्या आप, इतनी बेसिक चीज़ें पूछने जा रहे हो। बेटा ये पता होनी चाहिए, ट्रिक नहीं बनेगी वरना यहाँ से। तो अब उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूँ। नाम छोटा है ना तो ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, नाम बड़ा है ना तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ 3/4 क्या हो गया, 3/4। और इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ 8/3। क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे 3 हर से बड़ा है, मतलब 3 का कंपेयर करोगे तो 4 से बड़ा छोटा होता है या नहीं होता है, छोटा है। किससे, इसके हर के कंपेयर में किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंश का जो 8 मान है वो हर के 3 से क्या है बेटा, ज़्यादा है। नाम छोटा वैल्यू छोटी, नाम बड़ा वैल्यू भी क्या हो गई, बड़ी। अब एक दिमाग में क्वेश्चन घूम गया होगा क्या आपके कि सर जब दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, जब ये ऑप्शन आएगा तो भी बेटा ये किस में जाएगा, अनुचित भिन्न में ही जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर आते हैं तो भी अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो भी अनुचित भिन्न में जाएगा, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो किस में जाएगा, उचित भिन्न में जाएगा। ठीक है, और इसकी एक बुक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है कि भाग लगाने के बाद में, देखो मेरी डेफिनेशन को आराम से सुनना, भाग लगाने के बाद में जिसका आंसर 1 या 1 से ज्यादा आता है वो तो अनुचित भिन्न होती है, 1 या 1 से छोटा आता है वो उचित भिन्न होती है। लेकिन मैंने इसका जुगाड़ निकाल लिया कि बच्चों को जल्दी याद कैसे रहे। तो ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न होगी, ऊपर वाला बड़ा तो अनुचित भिन्न होगी। यदि दोनों बराबर होंगे तो भी कौन सी भिन्न होगी बेटा, अनुचित भिन्न होगी। अब मेरी ट्रिक जिसके लिए मैंने इतना काम किया है, समाकलन हमेशा उचित भिन्न का होगा। समाकलन किसका होगा बेटा, उचित भिन्न का। यदि किसी भी क्वेश्चन का समाकलन करना हो और आपको अनुचित भिन्न वहां पे मिल जाए तो बेटा उसका समाकलन नहीं होगा। इसका बेसिक रीजन आपको पता चलेगा जब मैं समाकलन से क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि अनुचित भिन्न का समाकलन क्यों नहीं होता है और उचित भिन्न का समाकलन क्यों नहीं होता। बेटा इसका कोई निर्धारित मान प्राप्त नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, लाइव जा रहा हूं बेटा। इसका निर्धारित मान प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसका निर्धारित मान प्राप्त होता है। और समाकलन जो होता है वो हमेशा अपने अंदर निर्धारित मान, एक कंफर्म वैल्यू को इनसाइड रखता है। नॉट कंफर्म वैल्यू कभी समाकलन से फाइंड आउट होती नहीं है। इज इट क्लियर। तो सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट रहेगा इस हेडिंग के अकॉर्डिंग कि परिमेय बीजीय फलनों का आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। कोई भी अपने पास में अंश और हर का क्वेश्चन यदि वेरिएबल और कांस्टेंट में मिल जाए और वो निश्चित भी है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसका समाकलन कौन सी विधि से करोगे, आंशिक विधि से। और ये आंशिक भिन्न की विधि में कौन सा भिन्न काम में लोगे, हमेशा उचित भिन्न काम में लोगे। एक छोटी सी चीज़ निकल के आती है कि सर अनुचित भिन्न का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। तो सिंपल सा बेटा अपना एक मेथड होता है कि आप भाग विधि से, कौन सी विधि से, डिवाइडेशन रूल से, भाग विधि से आप अनुचित भिन्न को किस में ले जाइए, उचित भिन्न में ले जाइए। और उसके बाद में समाकलन आपका इजी गोइंग हो जाएगा। ये तो बेटा मैंने कुछ समराइज बता दिया। अब इसको शॉर्ट समराइज करता हूँ। मैं कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ जिनको मेरे साथ साथ में राइट करते जाइए। ओके,
तो अपना जो मेथड चल रहा था थर्ड, वो था कि आंशिक भिन्नों द्वारा आपको क्या करना है बेटा जी, समाकलन करना है। अब आंशिक भिन्न अपन कैसे करें, कौन कौन से भिन्नों का आंशिक भिन्न करना है, कैसे कैसे करना है, और उसके लिए कौन कौन से रूल अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट, हमेशा उचित भिन्न को ही आंशिक भिन्नों में परिवर्तित किया जाएगा। हमेशा उचित भिन्न को ही आंशिक भिन्नों में परिवर्तित किया जाएगा। ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इन पार्शियल फ्रैक्शन। In partial fraction we always use proper fraction। मैं उचित भिन्न को ही हमेशा आंशिक भिन्न में काम में लूँगा। ओके, दूसरा मेरा स्टेटमेंट, यदि आपके पास में अनुचित भिन्न आ जाए, कौन से भिन्न आ जाए, अनुचित भिन्न, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। कौन सी विधि से करोगे बेटा जी, डिवाइड रूल या भाग विधि से। कौन से रूल से करोगे, डिवाइड रूल या फिर भाग विधि से कंप्लीट करोगे। ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने। सबसे पहले कोई भिन्न है उसको उचित में लाओ, या तो वो दे देगा, नहीं दे तो आपको उचित में लेके आनी है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेके आना है। समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनको रूल्स आपको क्या क्या ध्यान में रखने, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब अंश में कोई संख्यात्मक मान हो तो इसके लिए क्या करना है, देख लीजिए बेटा। dx रेफरेंस ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। साथ साथ में जो बेटा स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्म बनाऊंगा। मैंने अंश में क्या लिया, कोई संख्यात्मक मान। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई संख्यात्मक मान कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना है, x प्लस ए और x प्लस बी। अब इसको यदि मैं चेंज करना चाहूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी रेफरेंस ऑफ dx। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट। अब एक क्वेश्चन आ जाए बेटा आपके दिमाग में कि सर ऐसा क्यों चेंज किया, क्वेश्चन तो यहाँ पे भी हो सकता है। चलो मैं रिप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो इस भिन्न को देखो बेटा आप, मैं इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की हाईएस्ट पावर कितनी बनती है, 2। x की हाईएस्ट पावर कितनी बनती है, 2 बनती है ना बेटा, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। बट आप ऊपर देखने जाओगे तो यहाँ पे कोई x का टर्म प्रेजेंट ही नहीं है बेटा। यदि नहीं है तो ये तो प्रेजेंट है ना, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर 0, आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा 1 तो मैं किसी के नंबर में भी क्या ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई ले सकता हूँ। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा, 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। कौन सी भिन्न है ये, उचित भिन्न। और मैंने पहला स्टेटमेंट ये दिया है, उचित भिन्न होगी तो ही आंशिक भिन्न लोगे। अब आपको ये पता चल जाएगा इस पे कि आंशिक भिन्न क्या होती है। भिन्न तो पता है, अंश बाई हर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट आंशिक, अंश का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, अंशों में आपको विभक्त करना है। इसका जो इंग्लिश फॉर्मेट होता है ना बेटा, वो पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, पार्ट्स में करते हैं। मेरे पास में कॉम्बिनेशन फॉर्म में, एक कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन था, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कौन सा है, डिवाइड। ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिससे मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने बेटा इनको अलग करने के लिए यहाँ पे कोई नंबर मेरी तरफ से प्लस और माइनस में यूज करूँगा या काम में लूँगा। तो ये दोनों क्या बन गए बेटा, अलग अलग क्या बन गए, भिन्न। और मैंने रूल्स में
बताया था, जब अलग अलग आपके पास में फलन हो गए तो आप उनका अलग अलग क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो। तो इसका समाकलन सेपरेट हो जाएगा और इसका समाकलन भी क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरा फॉर्मेट dx अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मेशन क्या होगा आंशिक भिन्न में, a अपॉन एक्स प्लस ए रेफरेंस ऑफ dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी रेफरेंस ऑफ dx प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रेफरेंस ऑफ dx। ये इसका आंशिक भिन्न मैंने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे चेंज कर लिया। समझ में आ गया। देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है और ये भी एक सिंगल फैक्टर है, तो इसमें भी मैंने क्या यूज़ कर लिया, होल स्क्वायर फॉर्म यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया बेटा, कांस्टेंट नंबर आ गया। ओके, देन थर्ड फॉर्मेट करेंगे। थर्ड फॉर्मेट में क्या होगा, एक द्विघात व्यंजक अपने को साथ साथ में मिलेगा। देखना, फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, सेकंड फॉर्मेट हो गया और थर्ड फॉर्मेट क्या होगा, थर्ड फॉर्मेट है आपका dx अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। और इस x प्लस बी को यदि मैं स्क्वायर फॉर्म में चेंज करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस ए रेफरेंस ऑफ dx प्लस बी एक्स प्लस सी रेफरेंस ऑफ dx एंड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब आपने बोला सर आपने ऐसा क्यों किया, वही मेरा तो एक पुराने वाला आंसर कि उचित भिन्न होनी चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी आ गई 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे कितनी आ गई 1। ये भी उचित भिन्न में कर लिया और इसको भी अपन ने किस में भिन्न कर लिया बेटा, उचित भिन्न में चेंज कर लिया। उचित भिन्न का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। इज इट क्लियर। माय नेक्स्ट फॉर्मेट, अगला मेरा जो फॉर्मेट रहेगा उसके लिए देखते जाइए, dx अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि कुछ ऐसा सा फॉर्मेट आपके पास में तो भी सेम क्या होगा, dx रेफरेंस डिवाइड बाई एक्स प्लस ए देन प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बेटा यहाँ पे b और c मैंने काम में ले लिया तो मैं नेक्स्ट फॉर्मेट में डाल देता हूँ उसको, एम एक्स प्लस एन में डाल दो, क्योंकि बेटा बस से तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे b और c यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और इसका फॉर्मेट क्या था डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और रेफरेंस ऑफ कितना हो गया dx। ये मेरा नेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। ये मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया, नेक्स्ट। देखो बेटा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आपको ऐसे चेंज करना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आपको ऐसे चेंज करना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो इस वाले प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है, इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आपको इन प्रोसेस से क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जिनसे आपको ये क्लियर हो जाती है कि इन फॉर्मेट्स को अपन चेंज कैसे करते हैं। ओके, राइट हो गया ना बेटा सभी का, साथ साथ में थोड़ा स्पीड रखिए बेटा, सॉल्व करने की भी रखिए और राइट करने की भी रखिए। ओके, माई फर्स्ट क्वेश्चन, I फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड x प्लस 3। मैंने आपको एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया, एक भिन्नों का क्वेश्चन दे दिया, जिसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व में मतलब समाकलन का आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन आपको सुन गया था जो मैंने अभी आपको ओरली बताया था, क्वेश्चन नंबर 1, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 1, I फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन रेफरेंस ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड x प्लस 3। सबसे पहले तो इसको चेक करो ये उचित भिन्न है क्या, जी। क्यों, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2। क्या बनाऊंगा मैं इसका, पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्न बनाने जाऊंगा। फॉर्मेट मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 रेफरेंस ऑफ dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 रेफरेंस ऑफ dx। ये मेरे पास में फॉर्मेट था जो अभी आपने क्लियर किया था। अब इसके अकॉर्डिंग आपने आपकी तरफ से एज्यूम क्या करा बेटा, कैपिटल A और कैपिटल B इन दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक थोड़ा सा इजी प्रोसेस देखते हैं।
देखो बेटा, उसमें समाकलन को एक बार छोड़ो, आप ए और बी को लेके आते हैं, तो इसमें लघुत्तम लोगे तो क्या लोगे, x प्लस 2 x प्लस 3, इस टोटल का जो एलसीएम होगा आपका x प्लस 2 x प्लस 3, इससे कैंसिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। इधर रिमेनिंग कितना रहा 1, इधर कितना रहा a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2, यस और नो, बिल्कुल रह गया। इसको जीरो बनाओ माइंड में, x प्लस 2 को क्या बनाओ बेटा, जीरो। भाई छोटे से छोटे वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप्स माइंड में सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको जीरो के इक्वल बनाओ, x का आंसर कितना रहेगा -2, ये -2 पे कितना हो जाएगा 0, ये -2 पे कितना हो जाएगा 1, तो a का आंसर कितना हो जाएगा 1/1। 1/1 कितना होता है बेटा, ये 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली प्रोसेस, इसी मेथड से इसको जीरो बनाओ तो x की आंसर कितना हो गया -3, -3 पे एक फॉर्मेट कितना हो गया 0, -3 पे ये कितना होगा -1, 1 को -1 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा -1, तो जो b का आंसर रहेगा वो कितना रह जाएगा -1। ये वैल्यू जहाँ पे आपने a और b को एज्यूम करा था वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1.dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू कितना है -1, आउटसाइड ले लिया मैंने माइनस, देन dx अपॉन x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो लॉग फॉर्म में ओपन होता है, लॉग x प्लस 2 माइनस लॉग x प्लस 3 रेफरेंस dx एंड प्लस c। थोड़ा सा मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ, log m माइनस log n, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, log m बाई n, इसका ओपन फॉर्म क्या होता है log m माइनस की log n। इसी फॉर्मूले को मैं इसके अनुसार इसकी कंबाइन फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो मेरे पास में जो i का आंसर रहेगा वो कितना रह जाएगा log x प्लस 2 होल मॉड्यूलस कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड प्लस c। ये मेरे पास में आंसर हो गया। मैं वापस बता दूँ आपको एक बार, फ्रैक्शन में क्वेश्चन था लेकिन सेपरेट नहीं था, आंशिक भिन्न में लेके गया, वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद में क्या हो गया, इनका सेपरेट इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस बार यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म यूज़ कर लिया और यहाँ पे क्या लेके आ गए 10। कोई नंबर तो हो सकता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी स्टेप्स में कि कोई कांस्टेंट नंबर या संख्यात्मक मान उससे मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है। वो मैथमेटिकल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मैथमेटिकल नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव लो तो उस नंबर के लिए मेरे पास में रहेगा फॉर्मेट वही है बेटा, x प्लस 2 रेफरेंस ऑफ dx प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 3 का होल स्क्वायर रेफरेंस सेम dx फॉर्मेट, देन इंटीग्रेशन साइन। आपको इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है। अब देखो बेटा, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बता देता हूँ। सॉल्यूशन आप कर लोगे। करना क्या है, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, टेक टू फर्स्ट एलसीएम ऑफ ऑल 3 फ्रैक्शंस। नाउ द वैल्यू ऑफ a इन मल्टीप्लाई फॉर्म x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देन नाउ मल्टीप्लाई b फॉर्म इन x प्लस 2 and x plus 3. Now the value in multiple form of c is x plus 2. Here total value is equals to 10. इसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया था प्रोसेस कि आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको जीरो करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इसको जीरो करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। आपके पास में इसी प्रोसेस से किसका वैल्यू आ जाएगा बेटा, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C को। इनको इस फॉर्मेट में आप यूज़ कीजिए और सेपरेट क्या कर दीजिए बेटा, इनका समाकलन। समझ में आ गया। तो ये जो अपना टॉपिक था भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए, उसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि ऐसे फ्रैक्शंस फॉर्म हो तो आप इनको चेंज कैसे करते हैं बेटा। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको डीपीपी के थ्रू आउट मिल जाएंगे।
कल का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैं आज ही की क्लास में आपको बता देता हूँ। इसके कुछ और फॉर्मेट रहेंगे। उसके बाद में आपका इंटीग्रेशन का जो 4 मेथड होता है खंड समाकलन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जाम, उसको अपन कंप्लीट करने जाएंगे। और कल की क्लास तक अपना अनिश्चित समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। ओके, फिर भी आपके पास में कोई भी गाइड है, कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई और कहीं से आपको कुछ नोट्स मिले हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है बेटा आप कॉल कर सकते हो या इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप कोचिंग में कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आ भी सकते हैं। क्लासेस बेटा रेगुलर यहाँ कोचिंग में नहीं चल रही है, थ्रू आउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चल रही है। तो आप यहाँ से किसी भी कंप्लेन के लिए या क्वेश्चंस के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए या आपकी कोई अच्छे सुझाव के लिए कि सर ऐसा सा कुछ करें तो हमारा डिफेंस का रिजल्ट और अच्छा हो सकता है, या कोचिंग हमें इतना सपोर्ट और करे तो हमारा रिजल्ट और बेटर मिल सकता है, बिल्कुल वेलकम आपका। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।